हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहती थी। अभी मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया। जो स्टूडेंट्स नए हैं ना, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। और इस बार के सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ओके, पूरा नहीं, जहां जहां से कंजंक्शन का एरर आया है मैं आपको बता रही हूं और आप बताना मुझे। ओके, सारे चैंपियंस को पहले मुझे ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है? ऑडियो वीडियो, आदित्य, रंजीत, शेखर, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिफ्रेश कर लिया मैंने। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, क्लियर है। ओके, अब देखो, पहले तो मैं अपने न्यू स्टूडेंट्स वालों को बता दूं। थोड़ा सा वेट करोगे आप, परेशान नहीं होगे। जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास को कल से या आज से ज्वाइन किया, पहले ये बता देती हूँ, फिर नया चैप्टर शुरू करूंगी। न्यू स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो आप लोग अचीवर बैच के स्टूडेंट हो, आपके बैच में अभी क्या मिला है? अभी आपको 4 बैच मिला है। एक ग्रामर का बैच मिला है। बताना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें। ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट्स ने कल बैच ज्वाइन किया है या आज ज्वाइन किया है, उनके लिए आपको 4 बैच मिला है। और प्रैक्टिस बैच में आपको 2 प्रैक्टिस बैच मिला है। एक आपका रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। और लाइव वाला जो है वो मेंस लेवल का है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू की है, स्टूडेंट्स जो नए हैं, आपको 4 बैच मिला है। तो और अब 4 बैच है। बैच तो खत्म होगा 3.5 महीने में। ओके, बैच आपका 3.5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके बैच, आपके पास ये बैच रहेगा 1 साल तक। 1 साल तक। तो हमारे जितने भी नए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वो ग्रामर और वोकैब करेंगे पहले। क्योंकि आपका प्रैक्टिस बैच तभी बना पाओगे ना जब आपका ग्रामर और वोकैब इंप्रूव होगा। ग्रामर और वोकैब इंप्रूव होगा तभी आप क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज बना पाओगे। तो अभी नहीं बनाना, अभी प्रैक्टिस बैच आपको नहीं करना, अभी आपको प्रैक्टिस बैच बचा के रखना है, ठीक है। इसको बचा के रखिए, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब इसको करिएगा। इसलिए क्योंकि बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा और ये तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। 3 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा टाइम आपका प्रैक्टिस के लिए बचा है। तो इसके साथ अभी छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो रिकॉर्डेड बैच है, आपको रिकॉर्डेड बैच में एक बैच आपको मेंस का लाइव मिल रहा है 1 बजे। ओके, प्रैक्टिस बैच में जो मेंस लेवल का बैच मिल रहा है, अभी आप मेंस लेवल नहीं बनाओगे ना, अभी आप प्री लेवल भी नहीं बनाओगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपका प्रैक्टिस कैसे बनेगा? जब आपका वोकैब और ग्रामर इंप्रूव होगा तभी जाके वोकैब बनेगा, क्लोज टेस्ट बनेगा, पैसेज बनेगा, PQRS बनेगा। तो अभी ये मत करना। आप क्या करो, पहले आप ग्रामर करो। आप 9:30 बजे मेरे साथ तो आते ही हो सुबह में, यहाँ पे आप अपना ग्रामर खत्म करो। इस ग्रामर में मैंने अभी 2 टॉपिक खत्म किया है। एक पार्ट ऑफ स्पीच को कोई टॉपिक नहीं मानना है, मान के चलो कि मैंने अभी इसमें एक टॉपिक खत्म किया है। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए बोल रही हूँ। पुराने वाले मतलब जो क्लास के पहले दिन से है तो उनको तो पता ही है। क्योंकि क्लास की पहली क्लास देखोगे ना, पहला क्लास में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसको अच्छे से देखिए। तो अभी आपका 2 टॉपिक ही छूटा है, तो आप क्या करना, फ्राइडे आपकी छुट्टी रहेगी। फ्राइडे छुट्टी है, ओके। एक दिन दशहरा का छुट्टी है और सैटरडे संडे तो ऐसे भी आपकी छुट्टी ही होती है। तो न्यू स्टूडेंट्स के बोल रही आपके पास 3 दिन का टाइम है। ओके, 3 दिन का टाइम है, तो ठीक है। फ्राइडे को फेस्टिवल में बिजी रहोगे, फिर भी सैटरडे संडे है ना, जैसे भी करके क्या करना कि 3 दिन में ये दोनों टॉपिक कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक कर लेना, उससे क्या होगा ना कि आपका जो भी छूटा हुआ है 2-3 दिन में आप लेवल में आ जाओगे। ओके, इक्विवेलेंट हो जाओगे, पैरेलल में आ जाओगे। अब ज्यादा छूटा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 4-5 टॉपिक छूटा है, सिर्फ 2 ही टॉपिक छूटा है। थोड़ा सा जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज का बिंज वॉचिंग करते हो ना, एक एक दिन में 4-4 5-5 एपिसोड देखते हो, ये कर लेना। 2 दिन में इसको कोशिश करो खत्म करो। आज भी आपके पास टाइम है,
आज भी आप देख सकते हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन का टाइम है। ओके, तो इसको कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा के और पढ़ने के बाद पीडीएफ सेक्शन में जाना। पीडीएफ सेक्शन में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का करीब 80 क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए 80 क्वेश्चंस। पहले पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करना, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच खत्म नहीं करना है, टॉपिक्स को खत्म ही नहीं करना है। टॉपिक्स खत्म करने के बाद आप पहले क्वेश्चंस बनाओगे। ऐसा नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लिया सीधा कंजंक्शन पे चला गया, नहीं। तभी तो आपको क्वेश्चन बनाओगे, तभी तो समझ में आएगा ना कि आपको कितना समझ में आया। तो ये एक मैंने शीट पीडीएफ सेक्शन में जाना, पार्ट ऑफ स्पीच फंडामेंट, जिसको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया। इसके 80 क्वेश्चन है और आंसर भी है। आंसर देख के मैच कर लेना। अगर किसी आंसर नहीं समझ में आए तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी, ठीक है, आंसर और वीडियो सोल्यूशन भी है एक एक क्वेश्चन का, आप देख सकते हो। ये कर लेना। फिर क्या करना कि कंजंक्शन करना। कंजंक्शन से रिलेटेड मैंने कितना दिया होगा, 160। अच्छा, कंजंक्शन से रिलेटेड 160 क्वेश्चन है, बता रहे हैं 160 है। ओके, 160 क्वेश्चंस है। कल मैंने इसको दिया था, तो 160 क्वेश्चंस है, तो कंजंक्शन चैप्टर पहले कर लीजिएगा। उसके बाद पीडीएफ सेक्शन, अगर पीडीएफ कहाँ मिलता है नहीं पता चल रहा है ना, तो काइंडली इस नंबर पे कॉल करके, मतलब मैसेज डाल के पता करिए ना, क्या है, नहीं 99, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना कि आपका पीडीएफ कहाँ पे मिल रहा है। किसी को भी कोई दिक्कत है ना, इस नंबर पे कॉल मत करना, मैसेज करना। वैसे पीडीएफ कहाँ मिलता है वहां पे लिखा, मतलब वहां पे दिख जाएगा पीडीएफ सेक्शन में। ओके, अभी आपके पास 2 ही पीडीएफ गया है, इस बैच में 2 पीडीएफ गया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ भी गया है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी है। अगर आपको दिक्कत हो रहा, मतलब अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग हुआ है, तो क्यों रॉन्ग हुआ है, क्यों इसका आंसर ये है, ये वीडियो सोल्यूशन में देख लेना। अगर नहीं मिल रहा है पीडीएफ सेक्शन, तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे, 9958358324। ठीक है। हाँ, मेंस बैच अभी नहीं, अगर प्री के स्टूडेंट हो तो अभी मेंस बैच आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। और कंजंक्शन भी कर लेना, कंजंक्शन भी खत्म कर लेना। कंजंक्शन में मैंने 160 क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर भी है, साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी है, वो कर लेना। आज मैं इस बैच में तीसरा टॉपिक करवाऊंगी, दैट इज वर्ब। तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं ना, इसको आप रिकॉर्डेड देखना, थोड़ा सा शुरू में मेहनत कर लेना है ताकि आपका सब चीज जो भी छूटा है वो कंप्लीट हो जाए। आज मैं इसमें वर्ब स्टार्ट करूंगी, तो सुबह 9:30 बजे आप वर्ब देखने भी आओगे। नहीं तो आप सिर्फ रिकॉर्डेड करोगे और लाइव नहीं आओगे ना, तो पता चला कि आपका वर्ब चैप्टर भी छूटना शुरू हो गया। और वर्ब का पहला क्लास देखना बहुत जरूरी है। वर्ब का पहला क्लास क्या, एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा है वर्ब का, ये करना। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा ना, जब ये सब हो जाएगा, मैं नए स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स जिनका ये दोनों टॉपिक हो गया है, और वो तो वोकैब का बैच कर ही रहे होंगे। वोकैब का जो बैच है वो समुद्र मंथन का बैच। हाँ, बच्चों का कमेंट्स आप देखते होंगे कि मैम समुद्र मंथन पहले लगा था ना, कि समुद्र मंथन अकेला 599 का बहुत महंगा बैच है, लेकिन जब हमने बैच किया तो पैसा वसूल वाला बैच है। तो समुद्र, आप क्या करोगे, वोकैब का रिकॉर्डेड बैच। तो आप तो न्यू वाले स्टूडेंट्स, हाँ, आप तो अभी प्रैक्टिस बैच में नहीं आओगे जो 1 बजे चलता है। अभी आपको प्रैक्टिस बैच में नहीं आना है, तो आप क्या करना, 1 बजे रिकॉर्डेड क्लास देखना। किसका, वोकैब का। ठीक है, वोकैब का रिकॉर्डेड क्लास देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन हमारे जो मैं पुराने स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जो पहले से ये दोनों, जिनका ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया, उनको तो मैंने बता दिया, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। बट हमारे नए वाले स्टूडेंट्स है ना, आप ऐसा करो, पहले जो छूटा हुआ टॉपिक को कंप्लीट कर लो, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब वोकैब का रिकॉर्डेड देखना शुरू कर देना। ठीक है, वोकैब का रिकॉर्डेड देखना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन दोनों को साथ साथ करना है। अब आप सोचोगे ना कि पहले मैं पूरा ग्रामर खत्म कर लूं, पूरा ग्रामर खत्म करने में 3.5 महीने लगेंगे तब वोकैब पढ़ूंगा, नहीं। अगर आप ग्रामर का इंतजार करोगे, वोकैब को रोक के रखोगे, तो प्रैक्टिस बैच नहीं बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस तभी बनता है ना जब आपका ग्रामर और वोकैब दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो आप वोकैब शुरू करो, वोकैब भी साथ में शुरू कर दो और वोकैब बनाना शुरू कर दो। और मुझे लगता है ना कि अगर बहुत आराम आराम से जाओगे ना, आप टारगेट ले लो, देखो मैं तो आपको टारगेट दे ही रही हूँ, लेकिन मेरे टारगेट से भी आप जल्दी खत्म कर सकते हो। 1.5 महीने में ये वोकैब का बैच अगर नियम से देखते हो, हर दिन 1 बजे बांध लो टाइम। जब तक आप अपने आप को
सिस्टमैटिक नहीं करोगे ना तो फिर तो आपका वोकैब का बैच खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि लाइव में तो आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेती हूँ। तो ये 1.5 महीने में खत्म कर दो वोकैब का बैच। ये तो आपके हाथ में है, एक एक दिन में 2-2 क्लास भी देख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, 1.5 महीने में इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ग्रामर का कुछ टॉपिक्स जब खत्म होगा ना, तब मैं आपको बोलूंगी कि चलो अब प्रैक्टिस बैच शुरू कर दो। ये मत इंतजार करना कि जब पूरा खत्म हो जाएगा तभी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। मैं आपको ग्रामर का शुरू में मेन टॉपिक्स पढ़ा दूंगी, जैसे कंजंक्शन पढ़ा दूंगी, और आज मैं आपका वर्ब शुरू करूंगी। और वर्ब तो महाभारत का युद्ध है, 18 दिन का टॉपिक है। यूट्यूब पे भी मैंने बड़ा डिटेल में वर्ब पढ़ाया है। ठीक है, तो वर्ब लेंदी चलेगा। वर्ब के बाद मैं आपको टेंस पढ़ा दूंगी, और फिर टेंस पढ़ूंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर नरेशन और वॉइस। तो मतलब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में ही पढ़ा दूंगी। उससे क्या होगा ना कि जब आपके ग्रामर का 60% ग्रामर कवर हो जाएगा ना, और इधर वोकैब भी आप खत्म कर रहे हो 1.5 महीने में। ठीक है, 1.5 महीने में वोकैब भी खत्म होगा, तो उससे क्या होगा कि फिर मैं आपको बोलूंगी चलो आप प्रैक्टिस बैच शुरू कर दो। ओके, ग्रामर का मैं बताऊंगी कि कुछ खास टॉपिक्स जब आपका खत्म हो जाएगा तब आप प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मैं टॉपिक शुरू में पढ़ा रही हूँ ना, उससे 70% एरर्स आते हैं। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट शुरू में पढ़ा दे रही हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस बैच बनना शुरू हो जाए। ओके, और फिर छूटा रहेगा जो वो हम करते रहेंगे। ठीक है, 18 डेज, हाँ, वर्ब इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, और भर भर के एरर्स आता है वर्ब्स। क्लियर हो गया ना? कुछ पूछेंगे तो नहीं ना बीच में? प्रैक्टिस बैच कैसे करना है ना, अभी अभी मैं क्या बता रही हूँ, पहले आप ये दोनों खत्म करो ना, वोकैब को जल्द से जल्द खत्म करो। वोकैब का नोट्स बनाओ, पीडीएफ से मत पढ़ो, नोट्स बनाओगे ना तो आपका स्पेलिंग एरर भी इंप्रूव हो जाएगा। नोट्स बना के रखिए हर दिन। एक दिन आप जो वोकैब पढ़ते हैं ना, देखो वोकैब पढ़ने का क्या तरीका होता है। वोकैब का एक क्लास ले लिया, कैसे पढ़ना है वोकैब, पहला क्लास से शुरू करो। ये मत पूछो कि कैसे पढ़ना है, जो भी बैच की पहली क्लास है ना वहां से स्टार्ट करिए, सब समझ में आएगा। वोकैब का पहला क्लास लो, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइएगा तो आपका जो स्पेलिंग एरर एग्जाम में आता है ना, ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। और जो आपने पहला दिन पढ़ा है ना, उसको नेक्स्ट डे सुबह 7 से 8 या 7 से 7:45 तक रिवाइज करिए। रिवाइज करिए जो आपने पढ़ा है उसको हर दिन रिवाइज करिए, क्योंकि भूलेंगे, हर स्टूडेंट भूलेंगे, टीचर भी भूलते हैं, उसीलिए बार बार इसको रिवीजन चाहिए। ओके, हो गया? आगे अब स्टार्ट करूं ना? बीच में कुछ मत पूछना, जिसका जो भी क्वेरी था सॉल्व कर दिया। और कल मैंने कंजंक्शन का आपको दिया था, प्रैक्टिस शीट दिया था। एक स्टूडेंट का आ रहा कि मैम मेरा 160 में से 107 आया, वेरी गुड। पहली बार में अगर 160 में से 107 भी आ रहा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप देखो कि बाकी का जो रॉन्ग हुआ है ना, वो क्यों हुआ है, वो देख लो। बाकी का जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, खाली एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, बस रॉन्ग हुआ है ये नहीं देखना। रॉन्ग हुआ है तो मैंने क्या समझ लिया कि मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। ओके, हाँ। अब मुझे क्या बताना था ना, इस बार के सीजीएल प्री में कल मैं इंप्रूवमेंट देख रही ना, तो कंजंक्शन से एरर्स आए थे 2024 में। कंजंक्शन का जो जो एरर आया था ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगी। जो नए वाले बच्चे हैं परेशान मत होइएगा, 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट वेट करिए, मैं थोड़ा इनको करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी, आपको सब समझ में आएगा। कंजंक्शन से जो जो एरर्स आए हैं ना, कंजंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रुको बताती हूँ कहाँ कहाँ से। ये नहीं है, ये थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस। देखो ये इस बार का एक क्वेश्चन आया,
ठीक है, चलो मुझे बताओ, ओवरऑल सिलेबस आपका 3.5 महीने में ग्रामर खत्म हो जाएगा। देखो ये इस बार के 2024, ठीक है, 2024 का जो सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ था ना, उससे ये क्वेश्चन आया है कंजंक्शन का। जल्दी से बता दो कहाँ पे है, अरे सॉरी ये क्वेश्चन, हाँ जल्दी से बता दो कहाँ पे एरर है, ये आपको पढ़ा दिया है। मैंने देखो, रोहन एक्सरसाइज करता है और बहुत खाता भी है ताकि वो वीक ना हो जाए, ठीक है। और मैंने आपको लेस्ट वर्ड करवाया था ना कंजंक्शन में, लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया ये अपने साथ क्या लेगा, शुड, ये बताया था। कभी कभी कोई मॉडल नहीं भी लेता है, लेकिन लेगा तो शुड लेगा। और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना। तो ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है। यहाँ पे बताओ क्या होगा, लेस्ट ही शुड, लेस्ट के साथ शुड लगता है बट नॉट तो नहीं लगता है, और लेस्ट के साथ वुड नहीं लगता है। तो आंसर क्या हो गया, ये एक एरर तो ये आ गया ना, ये आपने पढ़ा है, ऑप्शन डी आंसर है। और भी देती हूँ, उसके बाद मैं वर्ब शुरू कर रही हूँ। कुछ कुछ मुझे दिख गया, वैसे तो बताते जाऊंगी जैसे जैसे। हाँ देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था नो सूनर, नो सूनर बताया था ना कल। नो सूनर के साथ क्या देखना है, नो सूनर के साथ एक एडवर्ब है, एक तो दैन आता है, और नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है। और ऐसा तब होगा जब नो सूनर वाक्य के शुरू में, तो वाक्य के शुरू में इन्वर्जन हो रहा है ना, देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो इन्वर्जन तो हो रहा है। एरर नो सूनर के साथ ये वाला दैन, फोर्थ होगा, दैन कर दीजिए। और था कुछ कुछ एरर्स में भी आया था, ठीक है। अब मुझे टाइम लग रहा है ढूंढने में। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करवा दूंगी। आज मैं यूट्यूब पे ना इसको पूरा करवाने वाली हूँ, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं। हाँ, एक और कंजंक्शन का एरर आया, देखो, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ऐसी बात, यही वाला ऐसी सेंटेंस मैंने दिया था ना, ये कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। कल देखो कंजंक्शन का अभी तक 2 एरर हमने देख लिया, अब तीसरा देखो। कल हमने किया था एल्स के साथ, मतलब कल नहीं 2 दिन पहले, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ। मैंने आपको बताया था नथिंग एल्स के साथ एग्जाम में क्या लगा के दे देते हैं, नथिंग एल्स के साथ बट लगना चाहिए, ठीक है। वो लगा के देन दे देते हैं, लेकिन लगना चाहिए बट। और फिर मैंने रादर के साथ, नो सूनर के साथ, रादर के साथ या नो अदर के साथ ये लिखवाया है, दैन होना चाहिए। नो, रादर और नो के साथ दैन आता है, एग्जाम में बट लगा के दे देते हैं, गलत है। रादर के साथ नो अदर के साथ दैन लगाना, एल्स के साथ नथिंग एल्स के साथ। तो कौन सा आंसर होगा? देखो अब बोलोगे मैम ये तो दोनों गलत है, बट तो यहाँ भी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर है, बट तो यहाँ भी है। बट यहाँ पे देखना है ना कि ये मैंने वैसे अभी पढ़ाया नहीं है, आंसर तो यही होगा। ये मेक है और मेक्स है, ये मेक सिंगुलर होता है और मेक प्लूरल होता है। तो किसके बारे में बात हो रही है? प्राइड के बारे में, इस घमंड के बारे में। घमंड सिंगुलर है तो आंसर ये। एल्स और नथिंग एल्स के साथ दैन नहीं आता है, अदर या नो अदर के साथ। देखो कंजंक्शन का तीसरा एरर था, ओके। अब हाँ देखो ये भी आ गया कंजंक्शन। आप बोलोगे ना कि मैम आप कंजंक्शन टॉपिक क्यों आपने पहले पढ़ाया, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन हो गया, 15-16 साल हो गए। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, मैं चाहती तो पहले आपका नाउन आर्टिकल पढ़ाती बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम यहाँ बचपन वाला स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम तो यहाँ वो कर रहे हैं ना, वो टॉपिक जो हमें शुरू में कर लेना है ताकि हमारा सेट्स बनना शुरू हो जाए, प्रैक्टिस सेट। देखो नॉट ओनली वाला आ गया, नॉट ओनली के साथ क्या आता है यहाँ पे? कल मैंने आपको नॉट ओनली पढ़ाया था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो पढ़ाया था ना, कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, और नॉट ओनली वाला सेंटेंस में इन्वर्जन होगा, और एक पैरेललिज्म का एरर आता। पैरेललिज्म का मतलब है पोजीशन। अब देखना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो आया है, और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि नॉट ओनली सेंटेंस के बीच में इन्वर्जन नहीं होगा। अब हमें पैरेललिज्म वाला एरर देखना है।
चलो बताओ यहाँ पे किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, मैंने उसको हिंट्स दे के ही हेल्प नहीं किया, बट उसको मैंने लिंक्स भी दिया। आप मेरे को बताओ किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, किसके 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 बीच में? गिविंग के, कल मैंने एक सेंटेंस दिया था ना, मिस्टर सिन्हा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर, और प्रोवाइडिंग के बीच में, गिविंग और प्रोवाइडिंग के बीच में हो रहा है ना। मैंने उसको हिंट ही नहीं दिया बल्कि लिंक भी प्रोवाइड किया। तो बट ऑल्सो तो सही है, बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग के पहले आ रहा है, तो नॉट ओनली को भी आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग, यहाँ पे नॉट ओनली आना चाहिए ना, नॉट ओनली बाय गिविंग के पहले। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर है? फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा। आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा, हमारा 4 एरर इसी से आ गया। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस आ गया, पहले पेयर चेक कर लेना, पेयर तो सही है, पैरेललिज्म भी नहीं होगा क्योंकि बीच में आ रहा है, शुरू होता तो आ जाता। और भी आया है कंजंक्शन का, चलो बाद में टाइम वेस्ट हो जा रहा है, बाद में चेक करेंगे। कुछ एडजेक्टिव और वो सब का भी एरर आया है ना। ठीक है, छोड़ देते हैं। मतलब हमारा 4 एरर जो हमने पढ़ा है, ये इस बार का है। इस बार जो प्री एग्जाम हुआ था, सीजीएल प्री, अब ये मत सोचना कि मैम ये सिर्फ सीजीएल में आता है, ये सबका है, सबका। एक इन्होंने लेस्ट वाला पूछ दिया, एक एल्स और नथिंग एल्स वाला पूछ दिया, एक नो सूनर वाला पूछ दिया, और एक नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला पूछ दिया। ठीक है, तो हमारे जो नए बच्चे होंगे ना, उन्हें लग रहा है मैम क्या पढ़ा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी कंजंक्शन का चैप्टर डील कर रही हूँ। अभी मैंने एक चैप्टर जो आपको कंप्लीट करवाया, उसी से रिलेटेड एरर्स करवा रही हूँ। ठीक है, अब मैं नया चैप्टर शुरू करती हूँ, वो अब आपको सब समझ में आए। ओके, कुछ बच्चों के ना, देखो होता क्या है, जनरली एरर्स में बच्चों का कंप्लेन क्या आता है कि मैम रूल्स तो याद रहता है, हाँ कंजंक्शन में हमने पढ़ा है कि लेस्ट के साथ शुड लगाना है, रूल्स वगैरह तो याद रहता है, लेकिन जब सेंटेंस आ जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि इस सेंटेंस में यही वाला रूल लगेगा। ओके, हाँ, इस सेंटेंस में यही वाला रूल लगने वाला है, दिक्कत होती है पता लगाने में। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि अभी आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस है, अभी आपने जम के प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, जिस दिन आप जम के प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको बार बार रूल्स रिवाइज भी नहीं करना होगा। ये मत सोचना कि मैम ने पढ़ा दिया है ना। एक बार जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा देती हूँ, जैसे मैंने आपको कंजंक्शन टॉपिक पढ़ा दिया, जिस दिन आप बहुत खुश हो, मन बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक दिन एक दिन 1 घंटा टाइम निकाल के ना, जो भी कंजंक्शन पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लीजिए। होता क्या है ना कि कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, तो हम 1 हफ्ते बाद उस चैप्टर को भूलने लगते हो, बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको वर्ब पढ़ाया, वर्ब पढ़ाने के 20 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी अच्छा मन करे तो एक बार वर्ब चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, बस एक बार। ओके, प्रेपोजिशन पढ़ने के 1 महीने बाद मन करे तो एक चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, और बार बार नोट्स को रिवाइज नहीं करना, बस एक बार मेरी तरफ से पढ़ाने के बाद एक बार किसी दिन रिवाइज कर लीजिएगा, और जल्दी मत करिएगा। कंजंक्शन 15 दिन बाद करिएगा, ताकि आप कुछ कुछ भूल जाएं। और एक दिन ऐसा आएगा ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रॉब्लम होता है, हर बच्चे को होता है, जब क्वेश्चन आ जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि यही वाला लगेगा। तो इससे नोट्स रिवाइज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मत सोचना कि मेरा एरर नहीं बन रहा है ना, तो मैं जाके फिर से नोट्स रिवाइज करूंगा। बार बार नोट्स को रिवाइज करोगे, बस टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ होने वाला है नहीं। एक बार करना, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो फिर आपको एक दिन ऐसा आता है कि नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ती है। अभी अभी नए वाले बच्चे 1 बजे की क्लास नहीं करेंगे, वो मेंस का बैच। ठीक है, आज मैंने आपका पूरा आधा घंटा ले लिया है आपको ये सब बताने में, और अब मुझसे नहीं पूछना। ठीक है, नोट्स को बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट मत करना। मैंने आपको बता दिया, पढ़ने के 20 दिन बाद उस चैप्टर को रिवाइज करना, ताकि 20 दिन में आप कुछ भूल जाओ, बार बार नहीं। जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना जम के, तो उसके बाद रिवाइज करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, हाँ, अब मुझे पढ़ाने दीजिए। ठीक है,
अब मुझे पढ़ाने दीजिए कि आप लोग ना इतने दिन से मैम टारगेट में कमेंट देखती थी एवरीडे मैम टारगेट दीजिए ये करिए, तो आज मैंने सोचा कि आज टाइम लेके बता ही देती हूँ। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज वर्ब। अब चलो हमारे नए स्टूडेंट्स भी रेडी हो जाएंगे, नया चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज वर्ब। और वर्ब हम लोग बहुत अच्छे दिन पे शुरू कर रहे हैं, होपफुली कि आपको वर्ब से जितने भी रूल्स है ना आप ना भूलें। ओके, दुर्गा पूजा के दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन हम लोग अपना वर्ब शुरू कर रहे हैं। दुर्गा माता जी का आशीर्वाद रहे कि हमारे स्टूडेंट्स वर्ब से जितने भी एरर्स आए ना ये बना ले, भूले ना। क्वेश्चन वर्ब का क्वेश्चन देखते साथ इनको तुरंत एरर पता चल जाए। ठीक है, वर्ब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप खुद देखोगे, आप वर्ब पढ़ोगे ना, ओके, वर्ब पढ़ने में मेरे को टाइम लेना है, मतलब मैक्सिमम 15 दिन तो मुझे लगेगा, क्योंकि वर्ब एक बहुत लेंदी चैप्टर है। वर्ब में 5-6 टॉपिक्स है। मैं आपको पहले तो बेसिक वर्ब बताऊंगी, वर्ब क्या होता है, फिर मैं ऑक्सिलरी और मेन वर्ब सब बताऊंगी, फिर मैं आपको मॉडल वर्ब्स बताऊंगी, फिर मैं जीरेंड्स पढ़ाऊंगी, फिर इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब में ना मान के चलो कि वर्ब के अंदर 5 टॉपिक्स इंक्लूडेड है, कंजंक्शन जैसा 5 टॉपिक वर्ब के अंदर है, 5 नहीं तो 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब आप पढ़ लोगे तो आपको बिना वर्ब पढ़े टेंस भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, उसके वर्ब से ही बनता है ना। और वर्ब में मैं कुछ कुछ आपको वॉइस और नरेशन भी टच करूंगी, थोड़ा थोड़ा वॉइस और नरेशन भी हम टच करेंगे, बट इसका मतलब नहीं है कि वॉइस और नरेशन इसी में हो जाएगा। वॉइस और नरेशन को पढ़ाने के लिए मैं अलग अलग क्लास भी लूँ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब पढ़ने के बाद आपका लगेगा कि मेरा तो 50% वर्ब में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट वर्ब। स्टार्ट किया जाए वर्ब। हाँ, इजी है वर्ब, बहुत इजी चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में थोड़ा सा नॉन फाइनाइट आएगा तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट डरना नहीं। आज षष्ठी है। आज षष्ठी कैसे हो गया? आज तो 7वां दिन है। आज तो 7वां दिन है। चलो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब का डेफिनेशन बताना। वर्ब का डेफिनेशन बताओ। अच्छा, आज 6 है, आज छठा दिन है। 1 2 3 4, आज आज अच्छा, व्हाट इज वर्ब? हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि मैम बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्शन वर्ड्स। जिस वर्ब से, जिस वर्ड से, जिस शब्द से किसी क्रिया का बोध हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, जिस वर्ड में, जिस वर्ड से किसी क्रिया का बोध हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। ये तो बचपन में टीचर बता देते हैं, खाना पीना सोना दौड़ना भागना सब में क्रिया हो रही है, वर्ब है। अब मैंने लिखा आई हैव अ पेन, अभी लिखना कुछ भी नहीं, अभी लिखना कुछ भी नहीं। ओके जिसका टेंस चेंज हो जाए वो वर्ब है, गुड। आई हैव अ पेन, यहाँ पे वर्ब कौन सा है बताना। कौन सा वर्ब है? यहाँ पे हैव वर्ब है। ठीक है, चलो हैव वर्ब है। और फिर मैंने लिखा आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ। यहाँ पे कौन सा वर्ब है? फिर मैंने लिखा आई लाइक टी, नहीं मेरे को तो कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? यहाँ पे वर्ब है नो, और यहाँ पे लाइक। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है।
आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, और जानने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। आई लाइक कॉफी, मेरे को कॉफी पसंद है, और लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही। आपने कहा कि वर्ब, वर्ब एक्शन बताता है, तो ये तो वर्ब है, बट यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वर्ब है। तो ये बचपन का अधूरा डेफिनेशन है कि एक्शन बताने वाले वर्ड्स हमेशा वर्ब होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तीनों वर्ब है, बट ये तो कोई एक्शन नहीं बता रहा। एक्शन ना बताने के बावजूद भी ये वर्ब है। अब मैंने लिखा he writes quickly, या he ran to catch the bus, वो बस पकड़ने के लिए दौड़ा। तो अब देखो राइट्स क्या है, राइट्स में लिखने में क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, दौड़ने में भी, रैन भी वर्ब है, यहाँ भी क्रिया हो रही। तो ऐसा नहीं है कि वर्ब हमेशा एक्शन बताता ही है, वर्ब कभी कभी एक्शन नहीं भी बताता है, ये सारे वर्ब है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्शन बताने वाले वर्ड्स ही वर्ब होते हैं, कभी कभी यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन ये एक्शन नहीं बता रहा है, तो ये डेफिनेशन नहीं बोलना है कि वर्ब एक्शन ही बताता है। वर्ब कभी कभी स्टेट भी बताता है, अभी बताऊंगी। तो ये कोई पूछे कि व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब किसके लिए यूज होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य। सब्जेक्ट, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, ओके। तो वर्ब का काम क्या होता है? ये वाक्य, सदियों पहले सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एग्रीमेंट किया था, और वाक्य में वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट के में, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब का काम क्या होता है? ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज अ वर्ब, तो आपको सिंपली बोलना है अ वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, या सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बताता है सब मैं बता रही हूँ। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन भी बता सकता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई स्टेट भी बता सकता है, ठीक है। तो अभी मत लिखना कुछ भी, हाँ अब लिख सकते हो। ऊपर ऐसा टॉपिक डालो, वर्ब, वर्ब डालो, और वर्ब क्या होता है? वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब का काम क्या होता है? ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के बारे में। और किसी भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे मैंने बता दिया था कि किसी भी वाक्य को कर्ता होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही लाइक्स टी, और फिर मैंने लिखा राम लाइक्स टी, तो यहाँ जो वर्ब है, ये जो वर्ब है लाइक्स किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, ही के बारे में। यहाँ भी वर्ब किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में। और राम नाउन है और यहाँ ही प्रोनाउन है, तो दोनों सब्जेक्ट। हमारा जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। तो वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताना। अब आप बताओगे कि मैम ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसे मत लिखना, इतना थ्योरी में मत लिखो, ऐसे लिखना। नोट्स को एकदम क्रिस्प बनाइए। व्हाट ए वर्ब, इट टेल्स अस। वर्ब का काम होता है क्या? इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा थ्योरी में नोट्स बनाओगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? हमारा जो कर्ता है, या संज्ञा या सर्वनाम। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्या बताता है? ओके, ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? इट टेल्स अस। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन बता सकता है, या स्टेट बता सकता है, या पोजेशन बता सकता है। पोजेशन बता रही हूँ, पोजेशन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। ओके, वर्ब का काम क्या होता है? ये कर्ता के द्वारा किया गया एक्शन को भी बता सकता है, कर्ता का स्टेट, अवस्था भी बता सकता है, और पोजेशन, पोजेशन मतलब ओनरशिप, ओनरशिप। नोट्स को ऐसे ही बनाइए। अब देखो मैंने लिखा ही डिड द वर्क, फिर मैंने लिखा ही इज इल, ठीक है। और तीसरा लिखा आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ऐसा कुछ लिख दी।
1 मिनट, मैं नहीं मिटाऊंगी इसको, ठीक है। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो यहाँ पे डिड में क्या हो रहा है, उसने काम को किया, काम करने में कोई क्रिया हुई है ना, तो ये वर्ब है। डू का डज का पास्ट टेंस डिड होता है वर्ब, और यहाँ का वर्ब क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, काम करने में कोई क्रिया बता। ही इज इल, इल का मत, इल तो बीमार है, और ये बीमार किसकी विशेषता बता रहा है, ही की बीमार बता रहा है, तो इल तो एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, तो यहाँ का वर्ब क्या है, इज। और यहाँ पे इज एक्शन थोड़ी बता रहा है, यहाँ पे ही जो है कर्ता, सब्जेक्ट का क्या बता रहा है, स्टेट, अवस्था बता रहा है, स्टेट। और आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर है, मेरे पास पेन है, तो आई एम द ओनर ऑफ अ हाउस। ओके, आई पोजेस अ हाउस, मेरे पास इस घर का मालिकाना अधिकार है, तो ये भी वर्ब ही है, हैव भी वर्ब है, बट यहाँ का हैव पोजेशन बताता है। तो कोई पूछे कि वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के अवस्था, स्टेट के बारे में भी बता सकता है, सब्जेक्ट ने क्या पोजेस किया है ये भी बता सकता है। लिखो इसको फटाक से, जल्दी से। ये सब समझने के लिए लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि इस नोट्स में आपको नंबर मिलने वाले हैं कि 4-4 5-5 पेज का नोट्स लिखना है। नोट्स को ऐसा बनाना है ना सिर्फ आप समझ पाओ। लिख लिया ना, हाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पे वर्ब को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मतलब जिस वर्ब से किसी एक्शन का के बारे में पता चले, और एक होता है नॉन एक्शन या एक्शन वर्ब, या हम स्टेटिव वर्ब लिखते हैं। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बट फिर भी वो वर्ब। ओके, तो एक्शन या नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्टेटिव वर्ब और एक है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में एक्शन हो रहा है, और स्टेटिव वर्ब का दूसरा नाम है नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो याद रखना कि एक्शन वर्ब में तो एक्शन वाला आएगा, जैसे रन, टॉक, ठीक है, राइट, ये सारे वर्ब्स है, ठीक है, इसमें तो एक्शन हो रहा है। ओके, क्योंकि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब मैं क्यों डिटेल में पढ़ा रही हूँ और इससे कैसे कैसे एरर्स आता है वो भी हम लोग करेंगे। ये सब तो एक्शन वाले हैं, लेकिन स्टेट बताने वाले वर्ब्स जिसको हम नॉन एक्शन बोलते हैं, और ये स्टेटिव वर्ब में ना दोनों आ जाएगा, स्टेट और पोजेशन दोनों। ओके, स्टेटिव वर्ब्स किसको बोलते हैं, अब देखो यहाँ ही इज इल, तो यहाँ स्टेट बता रहा है, ठीक है, स्टेट बता रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और पोजेशन बताने वाले वर्ब्स भी स्टेटिव वर्ब्स में ही आते हैं, ठीक है, जैसे आई हैव, जैसे नो, लाइक, लव, ये सब भी वर्ब ही है, बट ये नॉन एक्शन वाला वर्ब, ठीक है। तो ये जो पोजेशन वाला वर्ब है ना, इसमें भी तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसको हम स्टेटिव वर्ब्स में ही डालें, ठीक है। स्टेट, ये जो स्टेट बताने वाले वर्ब्स और पोजेशन बताने वाले वर्ब्स जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, नीचे के दोनों वर्ब्स में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको नॉन एक्शन स्टेटिव वर्ब में डालें, और बाकी तो ये एक्शन। तो वर्ब, सबसे वर्ब का मैं तरह तरह का टाइप बताऊंगी। पहले तो मैंने वर्ब का 2 टाइप बताया, वर्ब के एक्शन, इसको मैंने किस आधार पे डिवाइड किया, वर्ब को 2 भाग में, किस आधार, बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन
वर्ब को दो भाग में बांटा गया, एक है एक्शन वर्ब, जिस वर्ब से किसी एक्शन का बोध हो, और जिस वर्ब से किसी एक्शन का बोध ना हो वो स्टेटिव वर्ब है। जैसे नीचे वाले दोनों में एक्शन का बोध नहीं हो रहा था। लिख लिया ये? अब मेरे को अब बताना थोड़ा सा, हाँ थ्योरी वाला मत लिख। यही वाला मैं लिखवा रही। देखो, बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन, वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। आप एक्शन और नो एक्शन। ये देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये सब मत लिखना, ये सब मत लिखो, आपने लिख लिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ का इज वर्ब है, इज वर्ब है ना, और इसका पास्ट क्या होता है? वॉज वर्ब है। नो भी वर्ब है, नो का पास्ट क्या होता है? न्यू। सारे वर्ब्स है, और ये कैसा वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी विशेषता उसका कंडीशन बता रहा है, ये स्टेटिव वर्ब। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, जानने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये भी स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल फटाफट लिखिए, फटाफट एग्जाम्पल लिखिए। ये भी स्टेटिव वर्ब है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। हैज का पास्ट हैड होता है, ये भी वर्ब है। और यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। जब भी कोई क्रिया नहीं हो उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ही लाइक्स इंग्लिश, लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आई प्रेफर, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, और पसंद करने में भी है तो ये प्रेफर वर्ब, बट कौन वाला वर्ब? ये स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, ये पढ़ने के पीछे व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब इन डिटेल, इसके पीछे कारण क्या है ये मैं बताऊंगी आपको, आप पहले करो उसको। अभी मैं जितना भी वर्ब दे रही हूँ तो ये डेफिनेशन किसी को मत देना कि वर्ब्स आर एक्शन बताने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। जिस वर्ड से किसी एक्शन का बोध हो उसको हम वर्ब बोलते हैं। नहीं, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, वर्ब किसी का स्टेट भी बता सकता है, पोजेशन वगैरह भी बता सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा एक्शन ही बताए। जो वर्ब एक्शन बताता है वो एक्शन वर्ब है, और जो एक्शन नहीं बताता है उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं या नॉन एक्शन। लिख लिया? अब हाँ, कुछ एक्शन एक्शन लिख लीजिए। अच्छा, एक्शन वर्ब का ना, जैसे जैसे नॉन एक्शन वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब का दूसरा नाम स्टेटिव होता है, स्टेटिव। उसी तरह एक्शन वाले वर्ड का, एक्शन वर्ब का दूसरा नाम है डायनेमिक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायनेमिक का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन मतलब जिसमें मूवमेंट हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो मैंने डायनेमिक वर्ब लिख दिया। अब चाहो तो इसको एक्शन वर्ब भी लिख लो। एक्शन वर्ब का ही दूसरा नाम डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, और नॉन एक्शन का स्टेटिव वर्ब है। तो इसका एग्जांपल देखो, वो स्कूल जाता है, जाने में क्रिया हो रही है, तो ये कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब मतलब इसमें क्रिया हो रही है, जिसको हम दूसरे शब्दों में डायनेमिक बोलते हैं, ये भी एक्शन वर्ब, एक्शन है। फटाफट फटाफट लिखते जाना।
कल आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है, कल क्लास होगी आपका। दशहरा का 1 डे का छुट्टी रहेगा, दैट इज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे आपकी छुट्टी रहेगी और सैटरडे संडे तो ऐसे भी ऑफ ही रहता है। लिख लिए डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब का कुछ और भी एग्जांपल्स है। हाँ, मंकीज आर ईटिंग, ठीक है, यहाँ भी आर ईटिंग। कभी कभी एक वाक्य में दो होता है वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी बस लिख लो। यहाँ पर ये कैसा वर्ब है, मंकीज बनाना खा रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ब, खाने में क्रिया हो रही है ना। गाड़ी चलाने में भी क्रिया हो रही है, एक्शन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगी। ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब दो वर्ब आ गया तो पहला वाला हेल्पिंग होता है, दूसरा वाला सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, बट है तो ये एक्शन वर्ब। ही रीच देयर, वो वहां टाइम से पहुंच गया, उसको चल के आने में, पहुंचने में एक्शन हुआ होगा ना, तो ये सारे एक्शन वर्ब। दो तरह के वर्ब्स अभी मैंने बताया आपको, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब में क्रिया होती है, स्टेटिव वर्ब में कोई क्रिया नहीं हो। ओके, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग भी पढ़ेंगे हम लोग जब वर्ब का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ना, कि दो और भी एक तरह का वर्ब। अभी तो हम एक्शन और नॉन एक्शन वाला कर रहे हैं, फिर हम ऑक्सिलरी और मेन वाला पढ़ेंगे। पता नहीं, मैं तो कंफ्यूजन देख रही हूँ भाई, मैं तो सब जगह देख रही हूँ। आई थिंक नॉर्थ साइड में, दिल्ली वगैरह में, नॉर्थ साइड में, या यूट्यूब पे भी, मतलब कहीं पे मैं देख रही हूँ, आज तो काल रात्रि 7वां दिन मान रहे हैं, 7th डे मान रहे हैं। अब कोलकाता से बच्चे बोल रहे हैं मैम हमारे यहाँ 6th डे मान रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। आज तो मैं यूट्यूब और वो सब पे भी देख रही हूँ ना, फेसबुक और वो सब पे, मतलब कम्युनिटी पे सब डाल रहे हैं काल रात्रि है, आज 6th डे है। यस मैम, आज 7th डे है, आज 7th डे है, आज सप्तमी है, अलग अलग चीज है। बिहार में आज 7th डे है। अच्छा, कैलेंडर, कैलेंडर का स्पेलिंग प्रीति रॉन्ग नहीं लिखना है, एग्जाम में आता है, भर भर के ये स्पेलिंग एरर आता है। कैलेंड, LEN, देखो कैलेंडर में CALA नहीं है, LEND और फिर AR, ये बहुत फेवरेट स्पेलिंग। बंगाल में 6th डे है। ओके, राजस्थान में 7, वही मैं बोल रही हूँ ना, नॉर्थ वगैरह, यूपी में 6th डे है। अरे यूपी में 6th डे, बड़ा कंफ्यूजन है ये तो। अष्टमी और नवमी एक दिन है, बिहार में आज 7th डे है ना, यूपी में। हाँ, चलो स्टेटिव वर्ब और वो सब पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में आएगा, चलो, कि मैम आपने ये क्यों पढ़ाया, ये आपने स्टेटिव वर्ब बुक में नहीं दिखता है, बुक में मिलता नहीं। बुक में क्या करेंगे ना, सीधा वर्ब चैप्टर शुरू कर देंगे और रूल्स वगैरह दे देते हैं। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब आपने क्यों पढ़ाया, इसके पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था कि जनरली वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ब की विशेषता, एडवर्ब जो होता है ये क्रिया है और ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ओके, वर्ब को डिफाइन करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। बोलोगे मैम ये तो हमने ये एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है। वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब कब बताएगा और एडजेक्टिव कब बताएगा। वर्ब की विशेषता एडवर्ब तब बताता है ना जब वाक्य में एक्शन वर्ब हो, ठीक है। जब एक्शन वर्ब हो तो उसके लिए हम एडवर्ब लगाते हैं, बट जब स्टेटिव वर्ब हो तो उसके लिए एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता स्टेटिव वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। ओके, और एक्शन वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब। लिख लीजिए, लिख लेना।
एक दिन बढ़ गया है ना सच। अच्छा, आज 12/21 तक ही षष्ठी है। ओके, एग्जाम्पल दूंगी, पहले आप लिख लो। आपके दिमाग में आएगा वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब यूज करते हैं, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। कब? जब स्टेटिव वर्ब आ गया। ये लिख लिया? हाँ, एग्जाम्पल्स दे रही। क्वेश्चंस कैसे आता है, लिख ही लिया है। स्टेटिव वर्ब इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगाना, और एक्शन वर्ब के साथ, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। कौन से वर्ब की? स्टेटिव की। एग्जांपल्स दे रही। हाँ, ये जो स्वीट है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और स्वीट में जब एलवाई लगता है, एडजेक्टिव में जो एलवाई लगता है, ये एडवर्ब। पूरे एग्जाम्पल्स को कॉपी करिए, सारे एग्जाम्पल्स को फटाफट कॉपी करिए। एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो एडवर्ब बन गया। बिटर का मतलब है कड़वा, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और ये एलवाई लग गया एडवर्ब। ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। पहले सेंटेंस को कॉपी करिए, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा कहाँ एडवर्ब लगेगा ये सीखेंगे। एडवर्ब चैप्टर को अलग से पढ़ाऊंगी। एडवर्ब चैप्टर पढ़ाने में 1 वीक लगेगा, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाने में 1 वीक लगेगा। लेकिन जो जो चीज पढ़ते जाना है, इंग्लिश को टेक्निकली मैथ्स की तरह पढ़ना है, कि अगर हम ये वाला रूल पढ़ रहे हैं तो साथ में देख लेना है कि उससे क्या क्या एरर्स आते हैं एक ही जगह। ओके, जैसे लेस्ट पढ़ा था, लेस्ट के साथ देख लेना है क्या क्या एरर्स आता है, नॉट नहीं आता है, शुड आता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। पहले आप इसको लिखो। लिख लिया ना? हाँ, द बर्ड सैंग। बर्ड्स बहुत स्वीटली गा रहे थे, तो अब देखो ये सैंग, गाने में क्रिया हो रही है ना, बर्ड्स के गाना गाने में क्रिया हो रही है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब। बट जो फ्लावर्स की खुशबू होती है, फ्लावर्स की जो खुशबू होती है बहुत मीठी खुशबू है, रोज है जो बहुत मीठा खुशबू दे रहा है, तो स्मेल करना, कोई चीज का स्मेल आ रहा है तो उसमें कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब। खुशबू देने में कोई क्रिया नहीं हो रही। ही वॉज वीपिंग, वीपिंग का मतलब है वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, रोने में क्रिया हो रही है। ओके, बट फूड का जो स्वाद था बहुत कड़वा था। ओके, आपने फूड का जो टेस्ट था बड़ा कड़वा था, तो ये स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेट एक्शन, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेगा, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है, अपने साथ एडजेक्टिव लेगा। द रोज स्मेल स्वीटली नहीं हो, आपके दिमाग में आएगा मैम स्मेल तो वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है, बट आपने एडजेक्टिव क्यों लगाया? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब था, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, एडजेक्टिव। ही वॉज वीपिंग, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, रोने में क्रिया हो रही है, तो एडवर्ब लगाना। एक्शन वर्ब है, बट यहाँ पे आपको लगेगा कि वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए, बट हमेशा वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं बताता है, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है, बशर्ते कि वो स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव स्टेटिव। हो गया ये? ठीक है, और इससे क्या एरर आता है? कहां चला गया? हाँ, ही वॉज डैश डिसअपॉइंटेड,
वो बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड था, ठीक है। ही वॉज, अब एक चीज और याद रखना है, वो बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड था। ये डिसअपॉइंटेड क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। डिसअपॉइंटेड क्या है? डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सैड, निराश था, निराश तो एडजेक्टिव है, और ये तो एडजेक्टिव है, और ये तो एडवर्ब है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा ना, ये वाला तो इजी था, देखो ये वाला तो इजी था कि बिटर, यहाँ तो एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव लगा दिया, और यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, सॉरी एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब लगा दिया, स्टेटिव वर्ब है तो एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता, वो सैड था, और आप बोलोगे कि मैम ही वॉज डिसअपॉइंटेड या ही वॉज सैड, और सैड होने में भी तो कोई क्रिया नहीं हो रही है ना, सैड होने में भी तो क्रिया नहीं हो रही है, ये तो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब को तो अपने साथ एडजेक्टिव लेना चाहिए ना, बट स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव ना लेके, एक मिनट, आपको लगेगा कि स्टेटिव वर्ब है तो एडजेक्टिव लेना चाहिए, बट ये एडवर्ब लेगा, क्यों बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो है ना, ये जो है बिटर वर्ड या बिटरली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वीपिंग की, वर्ब की। और यहाँ भी बिटर या बिटरली किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। दोनों जगह वर्ब की बता रहा है, लेकिन चूंकि ये एक्शन वर्ब था तो एडवर्ब लगाया, और स्टेटिव वर्ब था तो मैंने एडजेक्टिव लगाया। लेकिन यहाँ पे बिटरली ना किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, वो बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड था। बिटरली का मतलब होता है बैडली, यहाँ डिसअपॉइंटेड की विशेषता बता रहा है। बाकी के पिछला 2 सेंटेंस में तो वर्ब की बता रहा था, बट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड, बिटरली का मतलब होता है बैडली, बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड है। तो यहाँ का जो ये वर्ड है ना, ये डिसअपॉइंटेड की विशेषता बता रहा है, और डिसअपॉइंटेड वर्ब है, सॉरी डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सैड था, दुखी था, ही की विशेषता बता रहा है प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो स्टेटिव वर्ब है तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना, नहीं, यहाँ पे ये डिसअपॉइंटेड में भी कितना डिसअपॉइंटेड, बहुत बुरी तरह से, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, एडवर्ब बता सकता है। आपको मैंने जब एडवर्ब पढ़ाया था तो क्या बताया था कि एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब फर्स्ट डे का क्लास जिसका छूट गया है कर लीजिएगा इन छुट्टियों में, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता ना एडजेक्टिव नहीं बताएगा, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। तो आंसर इज दिस। शी वॉज फीलिंग, कोई भी चीज फील करने में, हंग्री, उसको भूख लगी थी, हंग्रीली मत करना, ये स्टेटिव वर्ब। लेकिन उसने सारा खाना भुक्कड़ की तरह खा लिया, एट, ये एक्शन है, और एक्शन वर्ब तो अपने साथ एडवर्ब लेगा। ये वाला थोड़ा सा परेशान करने वाला था, ठीक है, ये इसको याद रखना आएगा कि स्टेटिव के साथ तो हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो मैम यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया जाए, बट यहाँ वर्ब की विशेषता थोड़ी बताया जा रहा है। वो निराश था, और निराश में भी कितना निराश था, बहुत बुरी तरह से निराश था, बहुत बैडली डिसअपॉइंटेड की बता रहा है। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है, एडवर्ब बताता है। इतना पीटूंगी ना, क्या नाम है, आनंद, डिटर्मिनर हो सकता है, कुछ भी बोलते रहा, अभी डिटर्मिनर नहीं, डिटर्मिनर कहां से होगा, डिटर्मिनर इसको ना बोल के ये बिटरली को एडवर्ब है वो। डिटर्मिनर्स तो क्वांटिटी और वो सब बताता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी, वो सब बताने वाले वर्ड्स डिटर्मिनर्स होते हैं। ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर का है, फ्लावर्स की खुशबू, इसको अंडरलाइन किया था,
फ्लास्क की खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मुझे उसको मैं उसको तोड़ना चाहती थी। तो स्मेल सो स्वीटली तो नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मेल करना स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब तो लेगा नहीं, तो क्वेश्चन गलत है। ओके, और द फ्लास्क स्वीट्स क्या क्या कर दिया है? द फ्लास्क स्मेलिंग सो स्वीटली, द फ्लास्क विल स्मेल सो स्वीट। सो ऑप्शंस अच्छे अच्छे नहीं है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, सो स्वीट, ये वाला ना इसको हटाओ, थोड़ा सा ये वाला यहाँ आ गया। स्मेलिंग सो स्वीटली था, विल स्मेल सो स्वीट ये था सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में ये था द फ्लावर स्मेल सो स्वीट, तो आंसर यही। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऑप्शन सही कर लीजिए। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड है, दुखी है, दुखी किसी की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, नहीं स्मेलिंग नहीं, स्वीटली तो होगा नहीं क्योंकि स्टेटिव वर्ब है ना, और स्टेटिव वर्ब कभी भी एडवर्ब थोड़ी लेगा, स्वीटली तो होगा नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ये भी हट गया। और विल स्मेल सो स्वीट, यहाँ पे थोड़ा सा टेंस का भी एरर डाल दिया, फ्लावर्स इतनी अच्छी खुशबू देगा, देगा नहीं, वो दे रहा था, प्रेजेंट टेंस में रखना, तभी तो मैंने तोड़ लिया। ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। पहला ऑप्शन में स्मेलिंग सो स्वीटली है, विल स्मेल सो स्वीट है दूसरा ऑप्शन, और तीसरा स्मेल द फ्लावर स्मेल, ठीक है, सो स्वीट, थर्ड वाला ही आंसर। ऑप्शंस थोड़ा इधर उधर हो गया। वर्ब का कोई क्लास छूटना नहीं चाहिए, कोई एक भी अगर किसी का वर्ब का क्लास छूटा ना, तो क्या होगा कि एक क्लास भी बीच में छूट जाता है तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आए। तो अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आज का क्लास तो कल कर ही रहे हो, कल भी एकदम क्लास करना, फिर तो आपकी छुट्टी है, क्योंकि वर्ब का एक क्लास भी बीच का छूट जाता है तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, और हर क्लास वर्ब का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये भी हो गया। अब देखो, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, ओल्ड मैन की विशेषता बताई जा रही है, और ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं बताएगा ना, एडजेक्टिव बताए, ब्लाइंड हो। अगेन ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, वो बहुत पोलाइट दिख रहा है, ओके, वो बहुत पोलाइट लग रहा है, मतलब बहुत विनम्र प्रतीत हो रहा है, विनम्र दिख रहा है में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो एडवर्ब मत लगाना, एडजेक्टिव लगा। ही इज बीइंग पोलाइट, वो बहुत पोलाइट दिख रहा है। शुरू में एनर्जी लेवल आप लोग की हाई रहती है, मेरी एनर्जी तो क्लास के लास्ट तक भी वही रही, हाई रहती है, इसलिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना वो सब शुरू में ही पढ़ा देना, वर्ब टेंस, जिससे भर भर के एरर्स आते हैं। अब पता नहीं किस वजह से इतना ज्यादा पोलाइट दिख रहा है, उसी को पता है, फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, वही कारण जानता है किस लिए इतना पोलाइट है। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली, अब मैंगोज का जो टेस्ट होता है ना बहुत मीठा होता है, तो स्वीटली तो नहीं होगा, स्वीटली नहीं होगा, क्या होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो एडजेक्टिव का भी एरर आ गया, ये आप बोलोगे कि मैम क्योंकि यहाँ पे टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है, लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ स्वीट भी नहीं होगा, स्वीट पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर बोलेंगे, दो के बीच में ज्यादा मीठा, और सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा सा मैंने कंजंक्शन में तो पढ़ा दिया है ना आपको, स्वीटेस्ट। तो यहाँ पे चूंकि चूंकि यहाँ पे दैन लगा है, दैन, और दैन से हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो यहाँ पे मोर स्वीट मत लगाना, मोर तो हम उसका लगाते हैं ना जिसका ER लगा के नहीं बनता है,
बट स्वीट का तो ईयर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनता है, ठीक है, तो मत लगाना। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, मोर, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। बट स्वीट में मोर मत लगाना, क्योंकि मोर लगाने की जरूरत नहीं है, स्वीट का स्वीटर मत। हम सिर्फ स्वीट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे जाके दैन लगा है। स्वीट जैसे गुड दैन नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो, बेटर दैन, कंपैरेटिव चाहिए या। तो एक एरर तो ये वाला आता है। ओके, स्टेटिव वर्ब, कि मैम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से कैसे एरर आता है, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है। अब दूसरा एरर क्या आता है, लिख लिया होगा, दूसरा एरर क्या आता है, हाँ, दूसरा एरर क्या आता है, ये सब कुछ छोड़ो, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से, जो स्टेटिव वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब है ये तो नॉन एक्शन वाला है, इसमें तो एक्शन नहीं होता है। और इसीलिए कि कोई भी स्टेटिव वर्ब का ना आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। आईएनजी फॉर्म, हम किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब बनाते हैं, जैसे ईट का ईटिंग बनाएंगे। ओके, राइट का राइटिंग बनता है। हम किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब क्या, कंटिन्यूअस फॉर्म। आईएनजी बनाना मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म। हम किसी भी वर्ड का कंटिन्यूअस फॉर्म तब बनाते हैं ना जब वहां पे कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है और वो क्रिया लगातार चल रही है, तभी तो हम उसका आईएनजी बनाएंगे। खाने का काम लगातार हो सकता है, सोने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, टॉक का टॉकिंग हो सकता है। तो हम उसी वर्ब का आईएनजी बनाते हैं ना जो एक्शन होता है, जिसमें क्रिया हो रही है, उसी को तो कंटिन्यूएशन में डाल सकते हैं कि इसमें क्रिया लगातार चल रही है। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो एक एरर ऐसा भी आता है कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, लेकिन जो एक्शन वर्ब होते हैं इससे भी एरर आता है। इसको मैं और भी डिटेल में करवाऊंगी जब टेंस करवाऊंगी, ठीक है। एक्शन वर्ब जो है ना उसका आईएनजी होता है, बट स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता। ओके, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे नोइंग वर्ड नहीं होता, आई एम नोइंग, आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब का आईएनजी नहीं होगा। बट जो एक्शन वर्ब होते हैं, रनिंग, ईटिंग, क्योंकि उसमें एक्शन हो रहा है, हम उसको कंटिन्यूएशन में डाल सकते हैं, टॉकिंग, ये सब का हो सकता है। जैसे बोलते हो ना आई एम नोइंग द आंसर, ये गलत इंग्लिश है। आई एम नोइंग द आंसर, और फिर मैंने लिखा आई एम राइटिंग द आंसर। मैं आंसर को लिख रहा हूं, लिखने में क्रिया हो रही है, एक्शन वर्ब है ना, और एक्शन वर्ब का एक्शन है, एक्शन वर्ब का आईएनजी होता है, बट नोइंग स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता। आईएनजी हटेगा तो एम भी हटेगा, सिंपली क्या होगा, आई नो द आंसर, नो द आंसर। भाई उज्जवल कुमार, स्टेटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे, अभी क्या बोल रही हूँ मैं, इतने देर से यही बता रही हूँ ना कि स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आपको पहचानना है क्वेश्चन पढ़ के। शुरू में मैंने स्टेटिव और एक्शन का एग्जाम्पल दिया है ना, ही इज गुड, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है। आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ, कोई क्रिया नहीं हो रही। आई लाइक इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश पसंद है, तो लाइक भी स्टेटिव वर्ब है। आई लव टी, लेकिन आई टीच इंग्लिश, लेकिन पढ़ाने में तो क्रिया हो रही है, तो एक्शन वर्ब है। बार बार स्पैम मत करिए उज्जवल कुमार, एक सेंटेंस को ना बार बार स्पैम नहीं करना है, मतलब एक कमेंट को, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, फिर 3 महीने तक स्पैम कमेंट ही नहीं कर पाओगे। लव का लविंग नहीं होता है, वो सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक होता है ना, अभी आप लोग वो सब मत पूछो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगी, जीरेंड। जीरेंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अभी ना आप लोग आगे आगे की मत पूछिए, मैं बोल रही हूँ ना, सब क्लियर करूंगी। जीरेंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन जीरेंड आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, और जीरेंड को नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना हो।
देखो जरा सेंटेंस देखो, आप बोलोगे कि मैम हमने तो नोइंग सुना है, आफ्टर नोइंग द आंसर, आगे आगे की पूछोगे ना तो अभी मैंने वो सब पढ़ाया नहीं है, कंफ्यूज, पहले मुझे पूरा वर्ब पढ़ा लेने दो। अगर वर्ब में मुझसे कुछ छूटता है या आपको कुछ नहीं समझ में आता है तब पूछना। जो चीजें मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ अभी पूछने से क्या हो जाता है कि फिर बाकी बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। आईएनजी हटेगा तो एम भी हटेगा, ओके, आईएनजी हटेगा तो एम भी तो हटेगा, आई एम नो थोड़ी होगा। आफ्टर नोइंग द आंसर, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आई गेव माई डिसीजन, सच्चाई जानने के बाद मैंने अपना डिसीजन दिया, और फिर मैंने लिखा आई एम। इसीलिए बोल रही हूँ ना कि मत पूछो, अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होता है। जो पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड चीजें पूछनी है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का आपने तो बोला है कि नो का आईएनजी गलत होता है क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब होता है और उसका आईएनजी गलत होगा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी सही है यहाँ पे गलत, बताओ क्यों? कुछ पहले से पढ़े रहते हैं मैंने क्या बोला? नो एज अ वर्ब, और वर्ब में भी स्टेटिव वर्ब। नो एज अ वर्ब, उसका आईएनजी नहीं बनता है। तो यहाँ का नो वर्ब है ना, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ नो वर्ब है, ठीक है, वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है, तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। और आईएनजी हटेगा ना तो आईएनजी के पहले वाला इज़ आर भी तो हटेगा, आई नो द आंसर। लेकिन यहाँ का नो वर्ब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का नो को वर्ब नहीं मानना, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब गेव है। इस वाक्य में नो वर्ब थोड़ी है, इस वाक्य का क्योंकि जो वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के लिए लगता है, हमारा आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये वर्ब है ही नहीं। ये जो आफ्टर है ना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी वर्ब थोड़ी आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो नोइंग है ना, ये नाउन है। आप बोलोगे कि मैम नाउन कैसे है? क्योंकि ये जीरेंड है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम कर जाता है जीरेंड के रूप में। तो यहाँ का नोइंग तो वर्ब है ही नहीं, तो इसमें तो आईएनजी आएगा, ये तो जीरेंड है, ठीक है। आगे मत पूछना, मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल में जाने लगोगे ना तो मैं तो जीरेंड पढ़ाने लगूंगी, जो कि अभी जरूरत नहीं है, बारी बारी से पढ़ाऊंगी। मैंने बोला जब नो वर्ब का काम करे तो उसका आईएनजी मत लगाना, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, एक्शन वर्ब का होता है। कहाँ चला गया? ये देखो, आई एम नोइंग द ट्रूथ, तो यहाँ का नोइंग तो वर्ब था ना, वर्ब था, तो वर्ब में आईएनजी मत लगा। सच्चाई जानने के बाद, नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के बाद सिचुएशन का, मैं उसको हेल्प करूंगा। तो यहाँ का नोइंग जो है ना, वर्ब नहीं है, क्योंकि नोइंग वर्ब तब होता है ना जब उसके पहले कुछ आईएनजी। वर्ब कब होता है? आईएनजी को हम वर्ब कब मानते हैं? जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर लगा रहे, इज कमिंग, इज गोइंग, आर कमिंग, वॉज गोइंग, इज एम आर प्लस आईएनजी लगा रहे, तब हम उसको वर्ब मानेंगे। बट यहाँ आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर नहीं है, ये वर्ब नहीं है, जीरेंड है। जो एग्जाम्पल दिया था जीरेंड फॉर्म में सही है, और अभी हम जीरेंड की बात नहीं करेंगे, जीरेंड हम बाद में करेंगे। आई एम हैविंग 3 कार्स, मेरे पास 3 कार है। मेरे पास 3 कार का होना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्शन नहीं लगाओगे, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, हैव लगाओ। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखती, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ जब टेंस पढ़ाऊँ। अब मैंने लिखा आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रही हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ का हैविंग को आपने गलत बताया, क्योंकि आई एम हैविंग 3 कार्स, मेरे पास 3 कार है, तो यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है ना,
आई एम द ओनर ऑफ 3 कार, और पोजेशन बताने वाले वर्ड स्टेटिव वर्ब होते हैं, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होगा। लेकिन आई एम हैविंग टी, मेरे पास चाय है नहीं, आई एम हैविंग टी का मतलब है मैं चाय पी रही हूँ, और चाय पीने में क्रिया हो रही है, तो यहाँ का हैविंग एक्शन वर्ब है, तो लगा देना, लिख लीजिए एक्शन। आई एम हैविंग टी, यहाँ हैविंग मेरे पास चाय नहीं है, मैं चाय पी रही हूँ और पीने में क्रिया हो रही है, बट मेरे पास 3 कार है, यहाँ का हैविंग में कोई क्रिया नहीं हो रही, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी मतलब। इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, वर्ब में आपका बहुत दिमाग खर्च होने वाला है, इसलिए वर्ब पढ़ते समय अच्छे से सो के, नींद लेके, कॉन्शियस होके आओगे। लिख लिया, हाँ। तो हैविंग, स्टेटिव और वो दोनों हो सकता है। हैविंग अभी मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में टेंस में पढ़ाऊंगी। जैसे देखो, लिख लिया मैंने आई एम हैविंग लिख दिया मैंने 2 सिस्टर्स। फिर लिख दिया मैंने आई एम हैविंग डिनर, मैं अपना डिनर ले रही। फिर लिख दिया मैंने क्या लिख दिया, आई एम, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब टेंस पढ़ाऊंगी। आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग फीवर। तो हैविंग का बहुत सारा मतलब जाता है। लैंग्वेज, कोई भी भाषा है ना, भाषा का यही खूबसूरती है, कोई भी भाषा की, कि अलग अलग मीनिंग चला जाता है। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर अपना खाने के सेंस में, आई एम हैविंग टी पीने के सेंस में, और आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग फीवर, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, किसी चीज से आप पीड़ित हो, तो ये सब एक्शन है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, तो सब में हैविंग सही है। बट आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, पोजेशन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी मतलब। इसमें और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। मैं क्लास अभय प्रताप सिंह, मैं क्लास 11 बजे तक ही रखती हूँ, ठीक है, ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कल मेरे को कंजंक्शन टॉपिक ख़त्म करवाना था ना, तो मैंने 10-15 मिनट अलग ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया था, ताकि मुझे आज नहीं पढ़ाना पड़े, आज मैं वर्ब स्टार्ट करूँ। आपकी क्लास ना 11 बजे तक ही होती है, ज़्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। बड़ा शेड्यूल कर रहे हो, इंस्टा रील्स दिखने में आपका शेड्यूल नहीं हो रहा है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करिए कि ज़्यादा मत करिए। अरे कभी कभी ज़्यादा पढ़ा देना होता है। अब होता है ना मेंस का बैच, मेंस के बैच में मैं 2:15 तक का क्लास रखती हूँ, बट होता क्या है, लगता है कि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो 2:30 तक भी चला जाता है। किसी दिन 2:15 में ख़त्म हो जाता है, किसी दिन 2:30, और कल तो 2:35-40 चला गया था। टीचर को नहीं सिखाना है। तो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता, एक्शन का होता है। ये वाला, हाँ,
रुको, अभी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करवा रहा, ये सब एग्जाम्पल्स को मैं डिटेल में करवाऊंगी जब आपको टेंस पढ़ाऊँ। मैंने लिखा, हाँ मैंने लिखा आई एम सीइंग द मूवी, ये गलत है, ठीक है, सीइंग गलत है। देखने में ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया हो रही है, तो आई एम सीइंग द मूवी, तो आई सी द मूवी लिखो, सी कर सकते हो। फिर मैंने लिखा सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज हम देखते हैं ना उसी पे भरोसा करते हैं। तो ये क्या है, वर्ब। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ का सीइंग वर्ब नहीं है, नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, जीरेंड के रूप में आ रहा है। डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। आई एम लाइकिंग द स्वीट्स, किसी को लाइक करने में, चलो विशिंग वाला कर लेते। आई एम विशिंग यू, ये नहीं बोलूंगी ना कि विशिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर विशिंग को हम जीरेंड बना के यूज कर रहे हैं, वाक्य में नाउन बना के यूज कर रहे हैं तो लगा देना, बट अगर वर्ब बना के यूज कर रहे हैं तो मत लगाना, स्टेटिव वर्ब। आई एम विशिंग यू गुड लक, मन मार के पढ़ो या खुशी खुशी पढ़ो, पढ़ना तो है ही, ओके। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन मन मार के पढ़ना है, जॉब चाहिए। जितना जल्दी सीरियस होके पढ़ोगे और जैसा जैसा बोल रही हूं करोगे, 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, ओके, जो एग्जाम में। नहीं तो भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे इधर से उधर। बहुत लोगों का सिलेक्शन ना 4 साल बाद भी होता है, इधर उधर की इतनी सारी बातें सुनते हैं तब जाके सीरियस बनेंगे, 4 साल बाद भी होता है, बट 4 साल वाले बच्चे भटक जाते हैं, ओके, बीच बीच में भटक जाते हैं, जैसा जैसा बोलते हुए होगा उनका भी सिलेक्शन, बट बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद। तो थोड़ा सीरियसली लाइफ को लीजिए, ये लाइफ का 22, 23, 24, 25 साल ना एनर्जी आपकी भरी हुई होती है, उस एनर्जी को सही जगह डायरेक्ट करिए, जॉब लीजिए, उसके बाद जो करने का मन है करो, कोई नहीं टोकने वाला है, जॉब मिल जाएगा, कोई नहीं टोकेगा। आई एम विशिंग यू गुड लक। और किसी को आप कार्ड वगैरह भेजते हो तो ऐसा भी लिख के भेजते हो ना, विशिंग यू गुड लक। तो ऊपर वाला विशिंग क्या है, ठीक है, ऊपर वाला विशिंग क्या है, ऊपर वाला विशिंग वर्ब है, और विश करने में कोई क्रिया नहीं हो रही, स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी मत लगाना। बट विशिंग यू गुड लक में ये जीरेंड, क्योंकि वर्ब नहीं है, वर्ब होता तो उसके पहले कुछ एग्जाम मार लगता है। कई बच्चों को मैं देखती हूँ बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लेते हैं, और आप लोग को लगता है ना कि झूठ बोल रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ से हो जाएगा। कई जिन बच्चों का 4 साल में होता है ना, और वो आपके दोस्त है और वो आपको गाइड करेंगे ना, तो वो आपको बोलते हैं अरे एसएससी इतना भी जल्दी नहीं होता है, एसएससी में आए हो ना तो 4-5 साल आपको देना ही होगा एसएससी एग्जाम को, तभी जाके होता है। ऐसा नहीं है, उनका 4 साल में हुआ तो आपका भी 4 साल में हो। गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सारे बच्चे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो थोड़ी सी टीचर की बात पे ध्यान देते हैं, वो सब टीचर बदलने लग जाओगे बीच में। मैथ्स का टीचर बदल दिया, बीच में इंग्लिश का टीचर बदलने लग जाओगे, हो जाएगा। जीरेंड प्रोनाउन नहीं होता, और इतना पीटूंगी ना डार्विन। दीदी किसको बोल रहे हो, दीदी जी? क्या जीरेंड को प्रोनाउन मानते हैं? नहीं, जीरेंड हमेशा नाउन होता। दीदी पता नहीं किसको दीदी बोल रहे हो, लग रहा है कि यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने आए हैं। क्लास में दीदी भैया करते हैं किसी को, क्लास में सर और मैम होता है, ओके। और जीरेंड कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, जीरेंड जब भी होगा नाउन, दीदी जी।
कल हम लोग, आज मैंने आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाया और एक्शन वर्ब पढ़ाया और उससे कैसे कैसे रिलेटेड एरर्स आते हैं वो पढ़ाया। कल हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग वर्ब के हेलीपैड पे है, अभी तो हमने टेक ऑफ किया ही नहीं है, अभी हम अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से प्लेन टेक ऑफ करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन तो प्रैक्टिस बैच में होता है, दीदी बोल रहे हैं। कल मिलते हैं।